नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नंदवंश एवं सिकंदर के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे नंदवंश एवं सिकंदर के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे नंदवंश एवं सिकंदर। तो 2 मिनट आप कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था, अजातशत्रु से हमने जाना था कि बिंबिसार अपने बड़े बेटे दर्शक को क्या बनाना चाहता था, अपना अगला उत्तराधिकारी यानी राजा बनाना चाहता था। लेकिन अजातशत्रु को ये बात पसंद नहीं आई, तो इसीलिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और इसके बाद दोस्तों, अजातशत्रु और साथ ही दोस्तों प्रसेनजीत के बीच संघर्ष होता है। प्रसेनजीत ने इससे कहा था अजातशत्रु से कि तुमको काशी वापस देना होगा, क्योंकि काशी हमने अपने जीजा को दहेज में दिया था, यानी बिंबिसार को दहेज में दिया था और बिंबिसार की तुमने हत्या कर दी, इसलिए तुमको काशी वापस देना होगा। तो अजातशत्रु ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो प्रसेनजीत ने कहा था इसके लिए संघर्ष होगा। तो अजातशत्रु ने कहा ठीक है। और जब इनके बीच काशी को लेकर संघर्ष हुआ था प्रसेनजीत और अजातशत्रु में, तो अजातशत्रु की जीत हो जाती है और जीतने के बाद दोबारा से प्रसेनजीत की बेटी बाजीरा से शादी कर लेता है। साथ ही इसके बाद मल्ल व भज्जी महाजनपद को हराता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है, ये अजातशत्रु था, अपने पिता की हत्या करने के बाद ये प्रथम पितृहंता कहलाया था। अब इसका बेटा आएगा किसके बाद, अजातशत्रु के बाद इसका बेटा आता है उदयन। उदयन की हम बात करेंगे। तो उदयन क्या करता है, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करेगा और स्वयं गद्दी पर बैठेगा। इसी कारण उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा गया था, यानी पिता की हत्या करने वाला। पहले अजातशत्रु ने की थी, अब उदयन ने कर दी है। और साथ ही जो पाटलिपुत्र नगर था, इसकी स्थापना भी किसने की थी, उदयन ने की थी। ये विचार किसके दिमाग में आया था, अजातशत्रु के दिमाग में आया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इसकी स्थापना की थी उदयन ने। कहाँ पर, गंगा व सोन नदी के किनारे पर था पाटलिपुत्र। बाद को उदयन ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था। क्या राजधानी बना लिया था। कहा जाता है उदयन के 3 पुत्र थे। कौन, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। ये तीनों कमजोर शासक थे और तीनों ने क्रम से शासन किया था। पहले अनिरुद्ध, फिर मुंडा, फिर नागदशक। नागदशक एक कमजोर शासक साबित हुआ था, तो इसी का फायदा उठाकर नागदशक की हत्या कर देता है। कौन, इसका मंत्री शिशुनाग। तो ये आपको याद रखना। और इसके बाद शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। कौन आता है, कालाशोक। और इसी कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में वैशाली में। तो ये आपको याद रखना है। कालाशोक दोबारा से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है, क्योंकि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली बना ली थी। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है नागदशक के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों में से अंतिम शासक हुआ था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या इसका मंत्री महापद्मनंद नंदीवर्धन की हत्या कर देता है, जब ये अपने दरबार के यानी महल के आगे पार्क में टहल रहा था, तो छुरा घोंप कर इसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद महापद्मनंद एक नए वंश की स्थापना करेगा, नंद वंश की। और आज की क्लास में हम नंद वंश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो नंद वंश की यदि बात करते हैं तो ये 344 BC से लेकर 323 BC तक शासन रहेगा। किसका शासन रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों नंद वंश का शासन रहेगा। नंद वंश के शासक कौन थे, यानी संस्थापक यानी फाउंडर महापद्मनंद को माना जाता है, जिन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। अन्य नाम यानी इनके अदर नाम कौन कौन से, जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वशांतक, परशुराम का सेकंड अवतार यानी दूसरा अवतार, और भार्गव। तो इन अलग अलग नामों से जाना जाता है महापद्मनंद को। साथ ही जो महापद्मनंद है, इसके समकालीन पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो आपने अष्टाध्यायी पुस्तक बहुत ज़्यादा सुनी होगी, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। तो ये पाणिनि इसके लेखक थे अष्टाध्यायी के। किसके समकालीन थे, यानी किसके समय थे, तो महापद्मनंद के समय थे।
कब थे दोस्तों? 344 बीसी से 323 बीसी के समय थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों महापरमानंद के बारे में इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। अब आते हैं धनानंद के बारे में। यानी धनानंद जो है किसके बाद गद्दी पर आता है? महापरमानंद के बाद आता है। इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घमंडी शासक ये हुआ करता था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया था भारत पर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर ने जो है भारत पर किसके समय आक्रमण किया था? धनानंद के समय आक्रमण किया था। इस समय मगध पर धनानंद राजा हुआ करता था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में। तो आप दोस्तों पहले भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ लेते हैं, किस प्रकार जो है सिकंदर आता है, और उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार जो है नंद वंश का खात्मा करके जो है एक नए वंश की स्थापना होगी, मौर्य वंश की। तो अब यहाँ पे एक नई हेडिंग डाल लेते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या दोस्तों सबसे पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? नहीं, सिकंदर से पहले जो है ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, यानी इंडिया पर यानी भारत पर सबसे पहले ईरानियों या पारसियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है साइरस के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया जाता है ईरानियों की तरफ से। लेकिन साइरस जो है असफल रहा था। क्या रहा था दोस्तों? साइरस जो है असफल रहा था, तो इसलिए साइरस का नाम नहीं आता है। ईरानियों की तरफ से पहला जो सफल आक्रमण किया था किसने? डेरियस प्रथम ने किया था। किसने? डेरियस प्रथम ने किया था। और ये डेरियस प्रथम कौन था? इसी साइरस का उत्तराधिकारी था। कौन था दोस्तों? इसी साइरस का उत्तराधिकारी था जो कि असफल रहा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने में। जब डेरियस प्रथम जो है सफल रहा, जब डेरियस प्रथम जो है भारत पर आक्रमण करने में जो है सफल रहा, तो ये जो है डेरियस प्रथम कंबोज और गांधार पर जो है कंट्रोल पा लेता है, यानी कंट्रोल कर लेता है। और ये जो है दोस्तों हक्कामनी वंश का शासक था। साथ ही इसने गांधार व कंबोज को जीता। यानी ये जो दोस्तों ये है गांधार और कंबोज जो वर्तमान समय में भारत की सीमा से बाहर हैं, इन पर जो है इसने कंट्रोल कर लिया था, यानी इनको जीत लिया था। और अब आते हैं इसका अंतिम शासक, यानी डेरियस प्रथम ने तो इन पर कंट्रोल कर लिया था। डेरियस प्रथम के बाद कौन आता है? तो इसका अंतिम शासक होता है डेरियस थर्ड, यानी डेरियस तृतीय। अभी डेरियस तृतीय जब इन पर कंबोज और गांधार पर शासन कर रहा था, तो इसी समय जो है सम्राट, कौन दोस्तों? सम्राट नहीं, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है। जब भारत पर ये आक्रमण करने आता है तो इसको बीच रास्ते में कौन मिलता है? तो डेरियस प्रथम आता है। तो डेरियस प्रथम के साथ इसका युद्ध होता है सिकंदर का। तो 331 बीसी में सिकंदर वर्सेज डेरियस थर्ड के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें हार हो जाती है किसकी? डेरियस थर्ड की। और ये युद्ध जो है दोस्तों आरबेला का युद्ध, गोगामेला या एरियन का युद्ध कहलाता है। अब दोस्तों जब भारत के क्षेत्र पर जो है डेरियस थर्ड का जो है शासन था, लेकिन सिकंदर ने इसको हरा दिया, तो रास्ता अब खाली हो चुका है। और साथ ही जो ईरानियों का शासन था भारत पर, इनका आधिपत्य जो है समाप्त हो चुका है। तो अब सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं कैसे कैसे ये भारत आएगा। जैसे सिकंदर की बात करते हैं, ये जो है धनानंद के समय भारत पर आक्रमण करता है। ये कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया या मकदोनिया का शासक था ये। इसके पिता कौन थे? फिलिप सेकंड इसके पिता थे। माता कौन थी? ओलंपिया इसकी माता थी। पत्नी कौन थी? रैक्सोना इसकी पत्नी थी। और उपनाम था इसका अलेक्जेंडर। क्या था दोस्तों? इसका उपनाम था अलेक्जेंडर। क्या था दोस्तों? इसका उपनाम था अलेक्जेंडर। अब ये भारत कैसा आता है, तो इसके बारे में पूरी कहानी देखते हैं। भारत कैसा आया? कहा जाता है बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। यानी इसने बैक्ट्रिया एवं काबुल क्षेत्र को जीता, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। साथ ही हिंदू कुश पर्वत भी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसको ये पार करके भारत आता है। साथ ही सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ जो है भारत पहुंचा। जब ये भारत पहुंचा तो इस समय तक्षशिला भी जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो तक्षशिला का शासक हुआ था आम्बिक। कौन था? तक्षशिला का शासक हुआ करता था आम्बिक। और आम्बिक ने जो है बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था कि भैया मुझे मत मारना, मैं जो है अपना राजपाट तुमको देने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही जो है मैं तुम्हारी सहायता भी करने के लिए तैयार हूँ। तो आम्बिक ने जो है बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो है राजा पोरस का शासन हुआ करता था।
यानी राजा पोरस का साम्राज्य जो है झेलम व चिनाब नदी के बीच था। तो इसी कारण जो है जब आम्बिक ने जो है बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर को, तो सिकंदर आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो राजा पोरस के साथ जो है सिकंदर का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? झेलम नदी के किनारे, यानी झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध होता है 326 बीसी में। और इस युद्ध को झेलम का युद्ध, बितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पीड या कद्री का युद्ध जो है कहा जाता है। चारों नाम आपको याद रखने हैं, अलग अलग नामों से पूछा गया है। कब हुआ था? 326 बीसी में। सिकंदर वर्सेज राजा पोरू के बीच या राजा पोरस के बीच, पोरू कह लें या पोरस, बात एक ही है। तो इसमें जीत हो जाती है सिकंदर की और हार हो जाती है राजा पोरस की। अब जब राजा पोरस हार जाते हैं तो सिकंदर जो है राजा पोरस को बंदी बना लेता है, और राजा पोरस को बंदी बनाने के बाद जो है अपने साथ ले जाता है भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो जब इनको बंदी बना लेता है तब ये राजा पोरस से कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस बात को सुनकर जो है सिकंदर अचंभित हो गया कि तुम बंदी रहते हुए भी तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ सिकंदर, और इसके बाद जो है राजा पोरू को जो है इसका साम्राज्य वापस लौटा देता है। किसका? राजा पोरस का साम्राज्य जो है वापस लौटा देता है इनको आज़ाद करके। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में। सिकंदर भारत से वापस कब गया था? 325 बीसी में। और सिकंदर ने कितने दिन जो है भारत में रहा? तो ये 9 महीने तक जो है भारत में रहा था। कितने? 19 महीने तक जो है भारत में रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिकंदर ने 326 में आक्रमण करता है, 326 बीसी में, 325 बीसी में भारत से वापस चला जाता है, और भारत में कितने दिन रहता है? 19 महीने रहता है। अब जान लेते हैं इसकी मृत्यु के बारे में और इसकी सेना जो है वापस क्यों गया था। यानी सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए जो है सिकंदर वापस चला गया था 19 महीने के बाद ही भारत से। अब ऐसा क्या हुआ था कि सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो इस समय जो है दोस्तों कई सारे इसके कारण हैं, तीनों में कारण आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। कि एक कारण तो इसको माना जाता है कि इस समय जो है ये अफवाह उड़ी हुई थी कि जो भी ब्यास नदी को पार करता है वह जो है ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। एक कथन तो ये माना गया था। और साथ ही दोस्तों दूसरा कथन ये था कि इस समय जो है दोस्तों मगध का शासक कौन हुआ करता था? धनानंद हुआ करता था, जो कि अपने आप में जो है शक्तिशाली था। एक कथन ये कहा जाता है कि धनानंद के डर से जो है इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और एक कथन ये माना जाता है कि सिकंदर की सेना जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, यानी चलने लायक भी नहीं थी, युद्ध करने लायक नहीं थी। तो इसलिए सिकंदर जो है वापस चला गया था। और साथ ही वापस जाते हुए जो है ये मिस्र के यानी बेबीलोन शहर में जो है मस्तिष्क ज्वर के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी 323 बीसी में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, जिनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, इनकी पुस्तक थी रिपब्लिक। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और जिनकी कोई भी पुस्तक नहीं थी। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो सिकंदर आपको समझ में आया होगा किस प्रकार भारत आता है, किस प्रकार ये भारत पर आक्रमण वगैरह करता है और किसके समय आया था। इससे आगे का जो बचा हुआ उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।